नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेसी क्लासेस में, जहां हमारी आज की रामबाण क्लास का क्या चल रहा है, क्लास संख्या 12। तो बच्चों, आप सभी का जो परीक्षा है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे छूट जाते हैं। तो उन प्रश्नों को आप सभी के सामने वेसी क्लासेस के द्वारा पेश किया जा रहा है। तो हमारे इस पहले प्रश्न संख्या में हम आपको ले चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? गांधी जी ने 1900 मतलब यह है उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है, उत्तराखंड का प्रश्न है। तो 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की भी यात्रा की थी। तो बच्चों, जब भारत का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, भारत को आजाद करने के लिए कई सारे आंदोलन किए जा रहे थे, तो उसी समय पर क्या होता है, वर्ष 1929 में 14 जून से लेके 2 जुलाई तक कुमाऊं में कौन आते हैं? हमारे महात्मा गांधी आते हैं। तो गांधी कहां कहां आते हैं? हमारे हल्द्वानी में आते हैं, ठीक है, हल्द्वानी के बाद भवाली में आते हैं हमारे, फिर अंत में कहा जाते हैं, कौशानी में जाते हैं, ठीक है ना। कौशानी को इन्होंने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया था? भारत का स्विट्जरलैंड इसको संज्ञा दी थी। तो उसी वर्ष क्या होता है बच्चों? ये तो आपका पहला प्रश्न बन गया कि गांधी जी कब आए थे। तो 1929 में आए थे, और उसी वर्ष 16 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक क्या करते हैं? गढ़वाल में आते हैं, ठीक है ना। इस समय कहां आते हैं? गढ़वाल में। कौन आते हैं? गांधी जी आते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारे उत्तराखंड का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 2025 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है? तो बच्चों, आजकल क्या पूछा जा रहा है आपसे? करंट अफेयर में थीम में चला गया है। तो आपसे आजकल डेज नहीं पूछ रहा है। सभी को पता है कि बच्चों को कि हमारा जो मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारे बच्चों, अब पूछा क्या जा रहा है? विषय पूछा जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? थीम पूछा जा रही है, ठीक है ना। तो इसका थीम क्या है? मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं, या मतदान मेरा अधिकार है, ग्लेशियर संरक्षण, या स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। तो बच्चों, सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करता हूं मतदाता दिवस, तो 25 जो जनवरी है हमारा 1950 में हमारे किसकी स्थापना होती है? हमारे चुनाव आयोग की स्थापना, चुनाव आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। तो इसकी स्थापना होती है, तो बच्चों इसी कारण हमारा 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष की बच्चों यदि मैं बात करता हूं 2025 की हमारी जो थीम है, तो आपके लिए तो डेट हो गया, एक तो 25 जनवरी, दूसरा इस चीज का क्या है? थीम। और ये मनाया क्यों जाता है? तो हमारे निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना के कारण। तो हमारा जो इसकी थीम है बच्चों, वो क्या है? मतदाता जैसा, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा। यदि मैं आपसे बोलूं, हमारा जो 22 मार्च है, जल संरक्षण, 22 मार्च ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस। तो उसकी क्या है बच्चों? थीम है, ठीक है ना। ये किसकी है? जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस की थीम, ठीक है। और स्वास्थ्य शुरुआत, आशावादी भविष्य, ये किसकी थीम है बच्चों? हमारे विश्व स्वास्थ्य दिवस की, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है, ठीक है ना। और ये मनाया कब जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में, ठीक है ना। तो एक प्रश्न से हमारे 3 प्रश्न या अदर फैक्ट, कई सारे फैक्ट आपके यहाँ पर बन चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? बच्चों, व्यास सम्मान के बारे में, सरस्वती सम्मान के बारे में कई बार पूछा जाता है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2024 का आपसे 34वां व्यास सम्मान पूछ रहा है, तो बच्चों वो दिया गया था किसको? सूर्यबाला को, ठीक है। किसे दिया गया था? सूर्यबाला को। और ये व्यास सम्मान को प्रदान कौन करता है? इसको प्रदान कौन करता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन सा? के बिड़ला फाउंडेशन इसको क्या करता है? प्रदान करता है। पहली बात, इसकी शुरुआत कब होती है? 1991 से 1992 में। तो अभी अब क्रम कौन सा है हमारा? 34वां। आपको एक क्रम भी याद रखना है। 34वां किसे दिया गया था? सूर्यबाला को। और 33वां किसे दिया गया था? तो हमारा पुष्पा भारती को। किसको दिया गया? 33वां किसे दिया गया था? 33वां व्यास सम्मान, ठीक है ना। और यदि मैं बात करता हूं के बिड़ला फाउंडेशन एक और हमारा पुरस्कार देता है इसी के साथ में, दूसरा नाम क्या है? सरस्वती सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान देने वाला कौन है यहां पर भी? के बिड़ला फाउंडेशन। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1991-92 से। और वर्तमान में जो हमारा इसी का 34वां हमारा क्रम दिया जा रहा है, वो किसको दिया जा रहा है? साधु भद्रेश दास को, ठीक है, साधु भद्रेश
दास को दिया जा रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा तो हो गया 33वां हमारा व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। पर यदि मैं 33वें हमारे इसी सरस्वती सम्मान की बात करता हूं तो वो दिया किसको गया है, हमारी प्रभा वर्मा को। किसे दिया गया, प्रभा वर्मा को, ध्यान दीजिएगा। और इसी का जो 33वां है वो 33वां किसे दिया गया है, हमारे पुष्पा भारती को। क्लियर है, आप सभी के सामने एक प्रश्न के कई सारे उत्तर। आपसे यदि 2024 का पूछता है ये रहा, 23 का पूछता है तो हमारा पुष्पा भारती रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो बच्चों आपको याद होगा सन 1941 में हमारी जो सरला बहन है, या इनका नाम था कैथरीन हेलामन, जो आयरलैंड की निवासी थी, इनके द्वारा क्या होता है बच्चों, कौसानी में इसकी स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, हमारे लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। कहां की गई थी, तो कौसानी में, वर्तमान बागेश्वर में स्थित हमारा क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खटीमा गोलीकांड हुआ था तो 1 सितंबर 1994 को, 2 सितंबर 1994 को, 3 सितंबर 1994 को, या 4 सितंबर 1994 को। तो बच्चों हमारे जो खटीमा कांड हुआ था वो हुआ था हमारा कब, 1 सितंबर 1994 को, जिस कारण वर्तमान में इसी दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, हमारे कुमाऊनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, कुमाऊनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा यहाँ पर ये प्रश्न बन गया। अगला मसूरी कांड यहाँ पर के कारण इसको क्या बनाया जाता है, हमारा यहाँ पर 2 सितंबर को गढ़वाल दिवस मनाया जाता है, गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो बच्चों आप सभी को पता होगा 24 अप्रैल सन 1930, 24 अप्रैल 1930 को जो हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, कौन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, तो उन्होंने पेशावर भाइयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जिस कारण हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे लिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये कहा किसने, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये हुआ कब था, तो 24 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न पूछ रहा है, डोला पालकी आंदोलन का विशेषतया संबंधित था किसानों से, शिल्पकारों से, महिलाओं से, या आदिवासियों से। तो ये बात है बच्चों सन 1930 की। 1930 के आसपास में क्या होता है, जो हमारे शिल्पकार भाई थे उन लोगों को शादी विवाह या कोई भी ऐसे कार्यक्रमों में क्या किया जाता था, डोली में बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कदम उठाया जाता है। तो ये संबंध किससे रखता है, हमारे शिल्पकारों से संबंध रखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। तो बच्चों अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारे यहाँ के कमिश्नर थे ट्रेल, तो ट्रेल के द्वारा क्या होता है, सन 1830 में हमारा किसकी खोज की जाती है, हमारे बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में ट्रेल दर्रे की खोज की जाती है। किसकी खोज की जाती है, ट्रेल दर्रे की खोज की जाती है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर सही हो गया। श्रृंगखंड दर्रा किसके बीच में है, तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में कौन सा दर्रा है, श्रृंगखंड दर्रा है, ठीक है ना बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन सा जिला पूर्णतः आंतरित है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बागेश्वर, बागेश्वर या अल्मोड़ा, या इसमें से सभी ऑप्शन आते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे उत्तराखंड के मैप को आप अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ हमारा उत्तराखंड का मैप है। तो उत्तराखंड के जैसे आप पूर्व की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको बीच में देखने को मिलता है बागेश्वर, ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न किससे पूछा है, रुद्रप्रयाग। तो हमारी जो चमोली है, चमोली से कटकर यहाँ पर कौन सा जिला है, हमारा रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग से पश्चिम दिशा की ओर जाते हो तो आपको मिलती है क्या, टिहरी। टिहरी के बाद आपसे पूछ रहा है बागेश्वर, टिहरी और अल्मोड़ा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अल्मोड़ा नामक जिला हमारा केंद्र में है। तो ये चारों के चार जिले हमारे क्या हैं, पूर्ण रूप से आंतरिक जिले, पूर्णतः आंतरिक जिले, ठीक है। पूरे के पूरे अंदर ही हैं जो हमारे कौन से जिले हैं, ये सभी के सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। तो बच्चों आपको क्या देखना है कि उत्तराखंड का पूरा नक्शा भी आपको याद होना चाहिए, कौन सा जिला कहां पर स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तराखंड का पामीर, पामीर दूधातोली श्रृंखला, ठीक है, दूधातोली श्रेणी का अंग है,
किसका अंग है ये? शिवालिक भाग का, बृहद हिमालय का, मध्य हिमालय का, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों आप जानते होंगे जो हमारा ट्रांस हिमालय है सबसे ऊपर में आता है, फिर हमारा महान हिमालय आता है, फिर हमारा कौन सा हिमालय आता है? मध्य हिमालय आता है, और उसके बाद हमारा शिवालिक क्षेत्र आता है। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, तो इसमें हमारा जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, मध्य हिमालय का क्षेत्र है, उसी के पास में हमारा क्या है? दूधातोली। ये दूधातोली कहां पर है? हमारे 3 जिले इससे मिलते हैं। कौन कौन से? पौड़ी जिले, चमोली मिलता है, और तीसरा मिलता है अल्मोड़ा। तो इन क्षेत्रों से हमारे 5 नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का? 5 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है ना। ये 5 नदियां कौन सी हैं? एक तो है हमारी पश्चिमी रामगंगा, दूसरी है पूर्वी नयार, चौथा है पश्चिमी नयार, आटागाड़ और विनो। आटागाड़ और विनो। तो ये 5 नदियों का उद्गम स्रोत कहां पर है? दूधातोली श्रृंखला से। और ये किसका भाग है बच्चों? तो हमारे मध्य हिमालय का भाग, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको सही हो गया होगा। बाकी हमारे कुछ जो हमारी नदियां निकलती हैं वो सारे के सारे ग्लेशियर युक्त होते हैं बच्चों, ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर किसका भाग होता है? मुख्य रूप से महान हिमालय का, ठीक है। तो ये प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो गया। नर नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। फूलों की घाटी, जोशीमठ, तपोवन या बद्रीनाथ। तो नर नारायण मंदिरों के बीच में कौन सा, पर्वतों के बीच में कौन सा मंदिर है? हमारा बद्रीनाथ है। यदि मैं आपसे बोलता हूं गंधमादन पर्वतों के बीच में कौन सा है? हमारा फूलों की घाटी है, ठीक है ना। गंधमादन पर्वत के बीच में कौन सा है? हमारे फूलों की घाटी, द वैली ऑफ फ्लावर। तो फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। कब की गई थी इसकी खोज? 1931 में। 1931 में इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। फ्रैंक स्मिथ के द्वारा। और यहां पर क्या होता है? 1939 में जॉन मार्गरेट लेगी जाती है, ठीक है। एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था, डॉन मार्गरेट लेगी, ठीक है ना। ये टूरिस्ट बन के गई थी, और यहां इनका क्या होता है? पैर फिसल जाता है, ठीक है, और यही इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो यहाँ इनकी क्या है? कब्र भी है। तो कब्र यहाँ है, तो इनकी कब्र पर क्या लिखा हुआ है? जिस ओर तक मेरी निगाहें जाती हैं वहां तक क्या है? हमारा फूलों की घाटी है, ठीक है ना बच्चों। तो फूलों की घाटी यहाँ है, और यहाँ पर इसी के बीच में क्या है? हमारा एक पुष्पतोया ताल। पुष्पतोया ताल, तो पुष्पतोया ताल है हमारी, इसके बीच में पूछा जाता है। लिंगा ताल भी है यहाँ पर। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार और आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित कौन सी भूकंप की पूर्व चेतावनी या प्रणाली के लिए अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम का निर्माण किया गया है? भूताप ऐप, भूमि ऐप, भूदेव ऐप या भूकंप ऐप? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ये कौन सी प्रणाली है? इसका नाम है भूदेव ऐप, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर कई सारे आपके ऐप हो गए, या आपकी योजनाएं होगी, आपके पोर्टल हो गए, अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? मुकुंदी लाल है, हमारे एच.जी. वॉल्टन है, मौलाराम है, या हमारे पातीराम है? तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हमारे इसके लेखक कौन है? मुकुंदी लाल है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और जो मौलाराम के चित्रों को सबके सामने लेके आने वाले हैं वो कौन है? हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और उन्हीं की पुस्तक का नाम क्या है? गढ़वाल पेंटिंग्स है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य के निम्नलिखित मेलों में से कौन सी काली और गोली नदियों के संगम पर होता है? तो आप जानते होंगे बच्चों, हमारे जो काला पानी है, काला पानी लिपुलेख से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? काली नदी। और काली नदी में यहां से आती है हमारी गोरी नदी। कौन सी नदी आती है? गोरी नदी। जहां पर इन दोनों का संगम होता है उस स्थान का नाम क्या है? तो जौलजीबी। क्या नाम है? जौलजीबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जौलजीबी मेला लगता है। जौलजीबी नामक स्थान है, तो वहां पर कौन सा मेला लगता है? जौलजीबी मेला लगता है। और हमारा जो उत्तरायणी मेला है ये हमारा बागेश्वर में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है, ठीक है ना। और बग्वाल कौतिक हो गया, बग्वाल मेला मनाया जाता है। गिंदी कौतिक हो गया, पौड़ी गढ़वाल में मनाया जाता है। तो ये हमारे इस तरीके के क्या हो गए? मेले भी। आपसे संस्कृति और कल्चर से भी यहाँ पर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। उत्तराखंड की महिला एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहां पहनती है? तो प्रश्न है, नाक में पहनती है,
पांव में पहनती है, गले में पहनती है या हाथों में पहनती है। तो तिलहरी नामक जो आपका आभूषण है उसे कहां पहना जाता है बच्चों? गले में पहना जाता है, ठीक है ना। नाक में फुली या बुलाक पहना जाता है, पांव में बिच्छू या पाजेब पहनी जाती है, गले में हमारा क्या पहना जाता है? तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है, ठीक है ना। हाथ में धगुले नामक, जो हमारे धगुले हो गए, ख्वाक हो गए, उन चीजों को पहना जाता है हमारे हाथों में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप संस्कृति का जो हमारा पोर्शन है उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आप मिस करते हैं तो आप 0.25 अगर निगेटिव में भी जाते हैं, अगर वहां पर तुक्का लगा लेंगे करके, तो वहां पर आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो घर से तैयार होके जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यदि आपसे बात करते हैं, पहला है हमारा गरबा गुजरात, तो ठीक है, गरबा हमारा संबंध किससे रखता है? गुजरात से रखता है। मोहिनी अट्टम, क्या ये सही है? ओडिशा से बिलोंग करता है। यक्षगान, डोलू कुनीता, वो तो हमारे किससे संबंध रखते हैं? कर्नाटक से, और ये गुजरात से। पर मोहिनी अट्टम इससे संबंधित नहीं रखता है। मोहिनी अट्टम और सादिर अट्टम और कथकली, तो कथकली और हमारा क्या? मोहिनी अट्टम, अट्टम, ये जो दो नृत्य हैं बच्चों, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। ये कैसे नृत्य हैं? हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांसेस। तो इनका संबंध कहां से है? हमारे केरला से। कभी कभी ये पूछ लेता है बच्चों कि भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहां से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ओडिशा का क्या है? ओडिसी डांस है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 3 सुमेलित सही है, ठीक है ना बच्चों। आप सभी को पता होगा भरतनाट्यम का संबंध किससे है? आप सभी को पता होगा कथकली, मोहिनीअट्टम हमने देख लिया। ओडिसी डांस का संबंध किससे है? ये सारे नृत्य हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुचिपुड़ी, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, और मणिपुरी हो गया, छऊ हो गया और कथक हो गया, ठीक है। तो इनमें से इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। अगला ओडिसी का कहां से हो गया? ओडिशा का हो गया। कुचिपुड़ी कहां का हो गया? हमारे आंध्र प्रदेश का, ठीक है। मणिपुरी कहां का हो गया? हमारे मणिपुर का हो गया। अगला छऊ कहां का हो गया? हमारा असम का हो गया। अगर हमारा बात करते हैं हमारे कथक की, तो कथक कहां क्या है? उत्तर भारत का, ठीक है बच्चों। तो ये आपके क्या हो गए? क्लासिकल डांसेस हो गए। इससे आपका कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्सन के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद है किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्सन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मिलान को सूची 1 से सूची 2 से मिलाइए। तो पहला क्या प्रश्न पूछ रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत का, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने अभी कहा था, 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना होती है? हमारे WHO की। इसको क्या बोला जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अगला 14 सितंबर 1949 को हमारा क्या होता है? हिंदी हमारी राजभाषा के तौर पर स्वीकार की जाती है, ठीक है। हिंदी को क्या बनाया जाता है? राजभाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बारे में उल्लेख कहां किया गया है? हमारे संविधान के भाग 17 में किया गया है, अनुच्छेद 343 में किया गया है। 5 जून सन 1972 को क्या होता है? UNEP का जो सम्मेलन होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर सन 1987, जो कल के बच्चे कल क्लास में होंगे उनको मैंने बताया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? हमारे ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। किससे है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब आप मिला सकते हैं, अगर आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली मिलाएंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस का संबंध किससे है? 3 के साथ है। विश्व ओजोन दिवस का संबंध किससे है? 16 सितंबर से। हिंदी दिवस का संबंध किससे होगा? 2 के साथ, 14 सितंबर के साथ, 14 सितंबर के साथ। विश्व स्वास्थ्य दिवस का संबंध किससे होगा? 7 अप्रैल के साथ। तो इसका ऑप्शन क्या बन रहा है? 1, 4
1421 ऑप्शन बी यहां पर इसका क्या बन गया बच्चों, सही उत्तर हो चुका है। तो आप सभी को ये याद होना चाहिए, साथ ही साथ इनके महत्वपूर्ण डेट याद होना चाहिए। बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारा 5 जून का है, याद रखिएगा। और हमारा विश्व ओजोन दिवस का भी लिखा दिया हमने, स्वास्थ्य दिवस का लिखा दिया है हमने। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है? तो बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे विश्व को, पृथ्वी को क्या किया गया है, 2 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से जोन में बांटा गया है? एक तो हमारे क्या होता है, मान लीजिए ये एक हमारी पृथ्वी हो गई, इसको अलग से बनाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, एक तो हो गया हमारा ये, एक हो गया हमारा ये। तो बच्चों मैंने क्या कहा, अगर आप देखना चाहते हैं देशांतर को, ठीक है, देशांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, वो जो उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ये सारे के सारे बच्चों इमेजिनरी लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं। और अगला यदि मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में, हमारे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा, ये तो क्या हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड, ये क्या होगी हमारी लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड की बात करता हूं तो लैटिट्यूड हमारे बीचों बीच निकलने वाली जो रेखाएं होती हैं वो हमारी होती हैं लेटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली। तो बीच में इसके क्या होता है, विषुवत रेखा। 23.5 पर इसमें क्या होता है बच्चों, 23.5 डिग्री उत्तर में हमारा क्या होता है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या होता है हमारा, मकर रेखा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर इसका जो उत्तर ध्रुव हो गया ये कहां पर होता है, 90 अंश पर। और दक्षिण ध्रुव कहां पर होता है, हमारे 90 अंश पर, ठीक है ना। अब इसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो भारत के बारे में पूछा जा रहा है। यदि मैं भारत को इस तरीके से एक लेता हूं तो देशांतर रेखा, जो शून्य देशांतर है हमारी, जो 0 डिग्री देशांतर है, वो जाती कहां से है? तो वो सबसे पहले तो जाती है बच्चों ग्रीनविच मीन टाइम, जो हमारे लंदन से है। तो एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां से बीचों बीच से जाती है हमारी, क्या है, लंदन से ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। अगला यदि मैं आपसे बात करूं तो भारत कहां पर लाई करता है, तो पूर्व दिशा की ओर। हमारा यहां ये हमारी दिशा हो गई ना इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पर 0 मानता हूं तो यहां से पूर्व की ओर जाऊंगा। तो पूर्व की ओर जाते हुए मैं जाता हूं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। पूर्वी देशांतर पर यहां पर क्या है बच्चों, हमारा भारत देश स्थित है, ठीक है। यहां पर से यदि मैं इसको लेता हूं तो भारत कुछ यहां पर स्थित है, इस तरीके से भारत स्थित है। तो ये कौन सी डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। खड़ी रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। और यदि मैं इन दोनों को यदि जोड़ देता हूं, एक इस तरीके का सिस्टम बना देता हूं, तो जो ये बना है इसको क्या बोला जाता है, ग्रिड प्रणाली। क्या कहा जाता है, ग्रिड प्रणाली। उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए यहां पर ये समझ में आ रहा होगा। तो भारत के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो भारत के बच्चों 5 राज्यों से होते हुए गुजरता है, जो कि नैनी उत्तर प्रदेश से होते हुए हमारी उत्तर प्रदेश और हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होता हुआ क्या जाता है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ये क्या है बच्चों, देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, पूर्वी देशांतर। अगर आप इनका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सबसे ऊपर पर क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश। इसके बीच में से एक आता है नैनी नामक स्थान, जो कि कहां पर है, इलाहाबाद के पास में। दूसरा आता है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा आता है हमारा छत्तीसगढ़, चौथा आता है हमारा उड़ीसा, पांचवा आता है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से होते हुए हमारा क्या जाता है, हमारा मानक समय रेखा। और यदि मैं बात करता हूं आपसे कर्क रेखा के बारे में, जो कि भारत के बीचों बीच जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी कहा 23.5 डिग्री पर है। तो सबसे पहले इसमें आता है बच्चों गुजरात। कौन सा राज्य आता है, गुजरात। आप इसको लिखेंगे, हमेशा आप नक्शे के तरीके से याद करेंगे, ठीक है। पहला आता है गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान, तीसरा आता है मध्य प्रदेश, चौथा आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है हमारा त्रिपुरा, फिर आता है हमारा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, सॉरी, क्या आता है, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कुल हमारे कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कर्क रेखा से होते हुए जाते हुए कितने राज्य जाते हैं, 8 राज्य जाते हैं। और हमारा देशांतर रेखा से जाते हुए कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। तो दोनों प्रश्न आपके यहां पर क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है, पाक जल संधि का संबंध है भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत बांग्लादेश के साथ, भारत श्रीलंका के साथ या भारत नेपाल के साथ। तो बच्चों आप लोगों ने भारत का नक्शा देखा होगा। तो भारत के नक्शे में आप सभी को पता होगा कि हमारा जो पूर्वी देश है,
ये तो हो गया हमारा क्या, भारत। तो यहां पर हो गया हमारा क्या, श्रीलंका। तो श्रीलंका के पास में हमारा क्या है, पाक की खाड़ी। यहां पर क्या है, पाक की खाड़ी। ये हो गया श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या होगी, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और यहां पर है हमारे बच्चों क्या, शून्य रेखा। शून्य रेखा यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश। और बात करते हैं मैं यदि नेपाल के बारे में, तो नेपाल के साथ हमारा काला पानी लिपु लेक वाली काली नदी हो गया। भारत और पाकिस्तान की यदि मैं बात करता हूं, तो पाकिस्तान के साथ में कौन सी होगी, डूरंड रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत अफगानिस्तान की यदि मैं बात करता हूं, तो यहां पर क्या था हमारा, डूरंड रेखा। भारत चाइना की यदि मैं बात करता हूं, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है ना। और यहां पर यदि भारत और म्यांमार के बीच में बात करो, तो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, पाक की खाड़ी किसके बीच में है, पाक जल संधि किन दोनों के बीच में है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्या हो। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, जब हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ में बाढ़ आई थी 16 जून 2013 को, तो उस समय क्या हुआ था, हमारे भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वो कौन सा है, ऑपरेशन सूर्या होप है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान ने भारतीय संविधान बनाया था कि उद्देश्यता प्रस्तावना का प्रारूप है। ये प्रश्न क्या हो गया, ये प्रश्न हमारा क्या पूछना चाह रहा है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। अच्छा, तो प्रश्न पूछना चाह रहा है आपसे कि भारत में जो हमारी उद्देशिका है, क्या उद्देशिका, इसी को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को सबसे पहले उद्देशिका के रूप में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में संविधान सभा में किसने पेश किया, संविधान सभा में पेश किसने किया। तो पेश करने वाली सबसे पहले तो आपके लिए दिनांक महत्वपूर्ण बन जाती है। तो 13 दिसंबर 1946 को इसको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको क्या किया जाता है बच्चों, पेश किया जाता है। और इस उद्देशिका को स्वीकार कब किया जाता है, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया जाता है, तो 22 जनवरी 1947 में। 22 जनवरी 1947 में इसको क्या किया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है ना। और क्या हमारी उद्देशिका में अभी तक कोई संविधान संशोधन हुआ है, तो हाँ सर, संविधान संशोधन हुआ। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है, फिर 1976 में होता है। तो हमारे 3 शब्द जुड़ते हैं, क्या जुड़ते, कितने शब्द जुड़ते हैं, 3 शब्द उसमें प्रस्तावना में जुड़े। कौन कौन सा, पहला तो समाजवाद, समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष, या आप इसको धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है बच्चों अखंडता, इंटीग्रिटी। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द इंटीग्रिटी, जो 3 शब्द हैं हमारे किसमें जुड़ते हैं, प्रस्तावना में जुड़ते हैं। तो इसको सबसे पहले पेश करने वाले यदि यहाँ पर प्रश्न की बात की जाती है, तो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया है। अगला, वर्ष 2025 में महिला विंबलडन का खिताब किसने जीता। तो बच्चों इसका खेल किस खेल से संबंधित है ये, तो ये किससे संबंधित है, टेनिस। किससे संबंधित है, तो टेनिस। और विंबलडन 2025 का यदि आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये अति महत्वपूर्ण है। इसका जो विजेता है वो कौन है, हमारी ईगा स्विएटेक है। ठीक है बच्चों, जो हमारे 4 प्रकार के विंबलडन ओपन होते हैं, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया और फ्रेंच ओपन हो गया, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी के सभी आपको तैयार करके जाने होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी, ईगा स्विएटेक। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस अभिनेता को हाल ही में 54वां 2022 का, वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बच्चों कई बार पूछा जाता है और क्रम पूछता है, दिया गया ये कब है, प्रदान कब किया, 2024 में। किसने किया था, राष्ट्रपति। किसने किया था, राष्ट्रपति ने किया था। तो किन्हें किया था, देखो उससे पहले जो 53वां है, 53वां दिया गया था वहीदा रहमान को, जो कि दिया गया कब का, 2023 में दिया गया था कब का, हमारे 2021 का था। और 2022 का दिया गया कब, 2024 में, 2 साल बाद दिया गया। ठीक है, तो दिया किसे गया था, मिथुन चक्रवर्ती को। आई एम अ डिस्को डांसर, आपने गाना सुना होगा, इनकी कई सारी मूवीज देखी होंगी। तो ठीक है, तो किसे दिया गया था 2024 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड, हमारे मिथुन चक्रवर्ती को।
ठीक है। और ये किस इनको कौन सा दिया गया था बच्चों? 53वां। कौन सा? 2021 का। और प्रदान कब किया था? 2023 में। किन्हें दिया गया था? वहीदा रहमान को। और सबसे पहला दिया गया था, किसे दिया गया था? फर्स्ट किसे दिया गया था? हमारी आशा पारेख को। क्लियर हो चुका है हमारा ये प्रश्न का, यहां पर एंड करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के लिए कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। चिन्ह गलत है बच्चों, चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। तो हर शब्द पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब आ रहा क्या है? हिंदी। तो क्या पूछ रहा है? कर्म। तो आपने सुना होगा बच्चों कारक चिन्ह में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के लिए, आपादान से, ये क्या करता है? से अलग, या इसी को बोले पृथक। आपादान से अधिकरण में पर और संबंध का के की। तो इसमें बच्चों आपसे पूछ क्या रहा है? कर्म कारक में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। कर्म के लिए क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। क्लियर हो गया? कारक चिन्ह कारक विभक्ति भी पूछी जाती है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हाँ जी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं। हाँ जी, एक वचन और द्विवचन। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। नहीं बच्चों, हिंदी में कितने होते हैं? हमारा एक तो पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। ये किसमें होता है? हिंदी में। और यदि मैं एक और जोड़ देता हूं, क्या जोड़ूं? नपुंसक लिंग। ठीक है, ये किसमें होता है? हमारे संस्कृत में। तो संस्कृत में कितने होते हैं? 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो गया है? ऑप्शन डी गलत हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न हमारा यहाँ पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संकर शब्द का अर्थ होता है। तो बच्चों यदि रचना क्या इतिहास की वजह से अगर आप शब्दों को बात करते हैं कितने प्रकार से होते हैं, तो उन्हीं में एक अलग सा शब्द आता है जिसको कहते हैं हम संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द का मतलब क्या होता है? 2 विभिन्न भाषा स्रोतों से जुड़े हुए शब्द। जैसे अगर मैं बात करता हूं, क्या तत्सम होते हैं ये, क्या तद्भव होते हैं? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द होता है या विदेशी शब्द होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं रेलगाड़ी, किसकी बात कर रहा हूं? रेलगाड़ी। रेल कौन सा हो गया? अंग्रेजी। और गाड़ी कौन सा हो गया? हमारा हिंदी का शब्द हो गया। समझ पा रहे हो? तो उसी तरीके से अखबार वाला अरबी और हिंदी का शब्द हो गया। ठीक है, तो जिनमें क्या होता है? 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाया गया शब्द हमारा क्या कहलाता है? हमारा संकर शब्द कहलाता है। और विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो बाहरी देशों से आए हुए होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जिनका उद्गम संस्कृत से होता है। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत से अपभ्रंश के थ्रू जो बनते हैं शब्द, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। और जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चले उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है, देशज कहा जाता है, विदेशज कहा जाता है, या संकर कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा अभी कि मैंने कहा कि तत्सम कौन होते हैं? तत् मतलब उसके समान, संस्कृत के समान। देशज क्या होते हैं? जिनका उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं। जैसे आपने नाम सुना होगा लोटा, ठोटा, ठीक है ना? तो खोटा, खोपड़ी, ये हमारे जो इस तरीके के जो हमारे शब्द होते हैं, ये कहां से, कौन से शब्द होते हैं हमारे जिनका उद्गम का स्रोत पता नहीं होता? वो कौन सी है? देशज शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? 2 विभिन्न शब्दों से मिलकर तो बना हुआ है, जिसका अर्थ भी होता है, पर वो किसी अन्य पर जाकर क्या हो जाता है? आरूढ़ हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं चारपाई, एक शब्द है चारपाई। अब इस चारपाई में मैंने कहा 4 पाई, 4 पैरों वाला। 4 पैरों वाला कौन होता है? जानवर भी होता है। 4 पैरों वाली कुर्सी भी होती है, 4 पैरों वाली हमारी गाड़ी भी होती है। पर हम चारपाई का जो उपयोग करते हैं बच्चों, वो केवल हमारे बिस्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सोने का काम करते हैं। ठीक है ना? तो ये जो हमारा होता है, ये क्या कहलाता है? हमारी योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो किसी एक पर आके रुक जाते हैं। तो उन शब्दों का यहां पर कौन सा होगा? जैसे मैं बात करता हूं दशानन,
योद्धा, सुर या राक्षस। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, राक्षस। पर आप ध्यान देंगे दशानन की यदि मैं बात करता हूं, जैसे मैं दशानन कहूंगा, दशानन 10 है आनंद जिसके, आप सीधे दिमाग में किसका नाम लेके आएंगे, रावण का। तो यहाँ पर कौन सा शब्द हमारा योग रूढ़ हो चुका है, रावण के लिए प्रयुक्त किया गया दशानन। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंकाल नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो रचना में पद्य और गद्य खंड भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों के तीनों किसकी हैं बच्चों, हमारे जयशंकर प्रसाद की। ठीक है ना, तो ये हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलंकार, अलंकार आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अलंकार में आपसे क्या पूछ रहा है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इस जो काव्य रचना है, इस रचना में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। तो अलंकार पूछ रहा है, तो बच्चों इसमें कौन सा होगा, अतिशयोक्ति होगा, मानवीकरण होगा, उपमा होगा या रूपक होगा। तो यदि मैं बात करूं बच्चों अतिशयोक्ति की, जिसमें बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, जिसमें उपमा के बारे में, उपमेय के बारे में क्या कहा जाए, बड़ा चढ़ाकर कहा जाए। मानवीकरण में क्या होगा, जिसमें निर्जीव को सजीव का बनाने का प्रयास किया जाए, जिसमें निर्जीव को सजीव बनाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, अगला उपमा क्या होता है कि जब आप किसी उपमेय पर, उपमेय मतलब आप किसी व्यक्ति पर जब किसी अन्य का बल देते हैं, जैसे आपकी यदि मैं बात करूं आपकी सुंदरता चंद्रमा के समान है, तो आपको उपमा किसकी दे दी गई थी, चंद्रमा के समान, तो वहां पर उपमा अलंकार। जिसका यहाँ पर उपमा का निषेध रहित आपका वहां पर क्या किया जाए, आरोप लगाया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब राणा जी सोच रहे हैं, महाराज जो महाराणा प्रताप थे उनके बारे में काव्य व्यक्ति किया जा रहा है कि महाराणा प्रताप ने सोचा कि घोड़ा पार कैसे उतरेगा, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है सामने पर, खाई है सामने पर। राणा ने सोचा इस पार, जब तक राणा इस पार सोच रहे थे तब तक चेतक उस पार चला गया था। तो ये क्या संभव है, चेतक के बारे में बड़ा चढ़ाकर जहां पर कहा जाए वहां पर कौन सा अलंकार उपस्थित होगा बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति को भी शुद्ध में लिखिएगा, क्योंकि सुनने में ये अतिशयोक्ति आता है पर ये अतिशयोक्ति होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का क्या हो गया, अंतिम प्रश्न हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोगों का कैसा स्कोर रहा, आप सभी लोग कहां तक अपने आप को ला पाए, आप सभी लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।